आज हम अपना शुरू करेंगे नया चैप्टर है। नया चैप्टर कौन सा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। हाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म। ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे चर की। अगर हम बात करेंगे चर कौन से होते हैं? एक्स, वाई, जेड, इस प्रकार से अगर कुछ संख्या है तो वो चर संख्या होती हैं। रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? यानी कि चर की अधिकतम घात कितनी हो? चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1। ठीक है, चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, तो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पर रैखिक समीकरण और बहुपद में क्या फ़र्क होता है। पीछे हमने चैप्टर पढ़ा है, वो चैप्टर कौन सा पढ़ा है? बहुपद, जिसको पढ़ते थे पॉलिनोमियल्स। और ये हो जाता है हमारा रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने देखा था बहुपद में, बहुपद को हम लिखने का तरीका हमारा होता था ax² + bx + c। ये हमारा बहुपद होता था। और ये हमारा कौन सा बहुपद होता था? इसको बोलते थे हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, यही तो पढ़ा है मैंने, है ना। द्विघात बहुपद क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर इसमें देखना है मैं चर की अधिकतम घात कितनी है। यहाँ पर 2। अगर यहीं पर ये लिखा होता ax³ + bx² + cx + d, तो ये हमारा कैसा बहुपद हो जाता? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी यहाँ पर देखनी है चर की अधिकतम घात कितनी है हमारे पास? 1। इसमें अगर हम बात करेंगे, इसमें चरों की संख्या हमारे पास कितनी है? चर कितने हैं इसमें? चर की संख्या कितनी है हमारे पास? 1। वो कौन सा है? x। एक ही तो चर है। अगर इसमें अचर पद की बात करेंगे तो अचर पद हमारे इसमें कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, यानी कि a, b, c और d, ये हमारे हो जाएंगे इसके अचर पद। इतनी बात कंफर्म हो गई। तो यहाँ क्या करना है, देखो इसमें ये क्या ना बहुपद जो है इसको इस प्रकार से लिखते थे ax² + bx + c, है ना। यहाँ कंडीशन एक और थी, यहाँ पर a और b की वैल्यू कभी भी, है ना, a और b की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0। a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 यहाँ रख दोगे तो 0 × x² प्लस का ये हो जाएगा 0 × x + c बराबर हो जाएगा 0। तो c बराबर तो क्या आ गया? 0, है ना। अगर इसको 0 के बराबर करोगे तो ये कोई बहुपद हमारा है? कोई बहुपद नहीं है। तो यानी कि a और b की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती है। द्विघात यानी बहुपद को हम इस प्रकार से लिखते थे ax² + bx + c। लेकिन अगर हम बात करेंगे समीकरण को लिखेंगे किस रूप में कि ax² + bx + c बराबर में 0।
है ना, यहाँ पर क्या करते थे, बहुपद को हम जीरो के बराबर नहीं करते थे, समीकरण को क्या करते हैं हम जीरो के बराबर कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रकार से भी लिख जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस का c बराबर में जीरो। ये हमारे समीकरण का रूप है ये, है ना। ये हमारा कैसा समीकरण हो गया, ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण, द्विघात। और ये हमारा कैसा समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे, जैसे बहुपद है हमारा, इसको ऐसे लिख दें ax प्लस बी वाई प्लस का c, तो ये कैसा बहुपद है, ये हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या है, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1। यहाँ पर अगर बात करेंगे, चर हमारे पास कितने हैं, चर कितने हैं, चर की संख्या हमारे पास 2 हैं। वो कौन कौन से हैं, x और y। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये चर हमारे पास कितने हैं, चर इसमें कितने हैं, चर की संख्या हमारे पास है 2। वो कौन कौन से हैं, x और y। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे अचर पद की बात करें तो अचर पद कौन से हो जाएंगे हमारे, अचर पद की बात करेंगे तो ये हो जाएगा a, b और c। समझ में आ गई इतनी बात। तो ये हमारा फ़र्क हुआ समीकरण और बहुपद में क्या फ़र्क है ना। तो अब हमें ध्यान रखना है, ये तो हमारा कैसा है, यानी कि द्विघात समीकरण है, लेकिन हमें कैसे समीकरण पढ़ने हैं, तुम्हें रैखिक समीकरण पढ़ने हैं और जिसमें 2 चर दिए हो। समझ रहे बात को, क्या पढ़ना है, रैखिक समीकरण पढ़ने हैं। यानी कि रैखिक समीकरण का मतलब ये हुआ चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए और वो चर कितने होने चाहिए, 2। चर अगर हमारे पास 2 हैं तो उनकी जानकारी हम इस क्लास में करेंगे, इस चैप्टर में कहने का मतलब। ठीक है, इतना नोट करो पहले, फिर आगे। देखो इसमें तुम्हें बताना है कि कौन से रैखिक समीकरण है, कौन से क्या है ना, कौन से द्विघात समीकरण है, कौन से कितने चर वाला द्विघात समीकरण है, कितने चर वाला रैखिक समीकरण है, सब कुछ बताना है। सब कुछ मैंने मिक्स कर रखा है ना, सब कुछ बताना है इसमें। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कैसा समीकरण है। सबसे पहले तो ये देखो समीकरण है या बहुपद है, ये समीकरण है। कैसे पहचाना, क्योंकि बराबर में क्या लिखा है हमारा, 0 लिखा है। अब तुम्हारे दिमाग में एक आएगा, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी रखा है, ये देखो, है ना, ये भी समीकरण है। जब इस 8 को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा -8 और बराबर में हो जाएगा हमारा क्या, 0। तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम देखेंगे तो पहला वाला हमारा कैसा समीकरण है ये। सबसे पहले तो इसमें ये देखो चर कितने हैं, 1 चर, और चर की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो इसको बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। कभी कभार पेपर में क्या कर लेगा, वो ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछ लेगा, वो ये कहेगा तुमसे, ये बताओ x का गुणांक कितना है। खड़े हो, आदित्य ये नाम, हाँ नाम समझे, भूल गए हो। x का गुणांक इसमें कितना है बताएंगे, खड़े हो, x का गुणांक कितना है, 2। ये चीज़ें मैंने पहले ही बता चुके हैं। अगर आप अब भी नहीं बता पा रहे हैं, समझ लीजिए तैयारी में अभी बहुत कमी है ना, रिवीजन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। ये कैप का लगाओ, कैप हटाओ, कैप का लगाए हो, बैठ जाओ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x का गुणांक हमारे पास कितना है, 2। x का गुणांक कितना है, 2। तो ये कैसा हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले देखो इसमें चर कितने हैं, 1 चर x ही तो है। अब चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाला कैसा समीकरण, द्विघात समीकरण। समझ में आ रही बात। रैखिक समीकरण क्या देखेंगे, रैखिक समीकरण हम तब कहेंगे जब उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। रैखिक समीकरण की पहचान क्या है, रैखिक समीकरण की अगर हम पहचान की बात करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए,
कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए मैंने चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात इसमें 2 है, तो जब 2 है तो कहने का मतलब इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। और चर हैं कितने, एक चर है, तो एक चर वाला द्विघात समीकरण। यहाँ देखेंगे तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ चरों की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे चर कितने हैं हमारे पास, 2, और चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 चर वाला द्विघात समीकरण। दो चर वाला द्विघात समीकरण। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने चर हैं, एक ही चर है यहाँ पर, x है ना, तो चर कितने दिए गए, 1, लेकिन चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक चर वाला त्रिघातीय समीकरण। समझ रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कभी कभार, पेपर में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव 20 नंबर है तुम्हारे, उसमें क्या आएगा, उसमें पहचानने को बताया जाएगा, ये बताए कौन सा ये द्विघात समीकरण है, कितने चर वाला है, कितना क्या है। तो यहाँ से देखो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, कितने चर हैं, 2 चर, चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इसको बोलेंगे 2 चर वाला क्या, कैसा समीकरण, हाँ, त्रिघातीय समीकरण। यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कितने चर हैं, एक चर, तो बोलेंगे एक चर वाला कैसा समीकरण, हाँ। अब इसमें ये ना देख लेना कि यहाँ देखो 2/8 दे दिया गया, मैंने तुम्हें बताया था कि a और b हमारी कैसी संख्या हो जाती हैं, रियल नंबर, और रियल नंबर को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्या मतलब सब आ जाती हैं, √1/2, 4/3, है ना। यहाँ देखो, यहाँ बात करेंगे तो ये कैसा समीकरण हो गया, बताएंगे, खुद बताएं इसको, एक चर वाला द्विघातीय समीकरण, क्या बोलेंगे, हाँ, एक चर वाला द्विघातीय इसकी बात करेंगे तो ये एक चर वाला द्विघातीय समीकरण, कोई समीकरण नहीं। मैंने क्या बोला था, चर की जो घात हो वो कैसी हो, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, वो भी कैसी, पूर्णांक। अगर इसमें ये लिखा होता √2x की पावर 1/2, है ना, प्लस का 3x प्लस का 8, तो ये कैसा समीकरण हो जाता, ये भी कोई समीकरण 1/2 पूर्णांक है ना। कभी भी कोई भी चीज़ पूर्णांक का मतलब हो जाता है जिनको गिना जा सके। कभी तुमने ये कहा कि ये मार्कर 1/2 है ना, कुछ भी करो, कोई भी चीज़ छोटी से छोटी, तो ये 1, 2, 3, 4 ऐसे कहोगे, है ना, नोट करो फटाफट ये। चलो देखो, 2 चर वाला रैखिक समीकरण हमें पढ़ना है इसमें, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 2 चर
दो चर वाला रैखिक समीकरण, है ना। इसको दर्शाने का तरीका यह है कि इसको लिखेंगे हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में, जहाँ कंडीशन हमारी ये रहेगी कि a, b और c जो है ये हमारी कैसी संख्या हो जाएंगी, रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। a और b कैसी हो जाएंगी, रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। इसमें कंडीशन ये है कि a जो है ना और b ये कभी भी 0 नहीं हो सकती है। अगर a और b 0 है तो वो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसमें ये भी कह देते हैं कभी कभार कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 के नहीं हो सकता है। अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर हमारा 0 के बराबर हो जाएगा तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। कह दो ऐसा क्यों? देखो, पहली बात तो 0 के बराबर अगर ये रैखिक समीकरण है, अगर ये रैखिक समीकरण है तो इनके 0 के बराबर कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप a की वैल्यू कोई ऐसी रखो और b की वैल्यू कोई ऐसी रखो जिनका होल स्क्वायर करोगे। अब एक चीज़ दिमाग लगाओ तुम, अगर कोई संख्या हमारी माइनस में भी है, मान लो माइनस का 2 है, और अगर आप जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो वैल्यू वो प्लस में ही आ जाएगी। जब आप इसका क्या करोगे, होल स्क्वायर करोगे, -2 का होल स्क्वायर जब करोगे जो भी आएगा हमारा तो ये प्लस में ही आएगा, समझ रहे हो। -2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस में 4। ये वैल्यू अगर हमने a की मान ली और अगर b की वैल्यू अगर आप कुछ और मान रहे हैं, मान लो -3, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 9, ये वैल्यू प्लस में ही आएगी। और जब इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4 + 9 बराबर में क्या हो जाएगा, 13। 13 कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम तो 0 बनाएंगे, तो अगर यहाँ पर 0 बनाओगे तो कहने का मतलब ये हो जाएगा फिर 0x प्लस का 0y प्लस का c बराबर 0। इसका अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस c बराबर 0। तो ये तो यहाँ से आ गया हमारा। इधर अगर हम देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये तो हमारा 0 के बराबर आ ही गया है। अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण था ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कह दिया गया, a की वैल्यू हमारे पास कितनी दिख दी, 0, और b की वैल्यू भी हमारे पास क्या दे दी कि 0। लेकिन हम पहले से ही कह रखे हैं कि a और b कभी भी 0 नहीं हो सकती है। समझ रहे बात को इतनी? मान लो कोई वैल्यू अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी लो, अगर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में माइनस भी ले लोगे, मान लो, है ना, कुछ भी ले लो, तो ये हो जाएगा 1/4 और इधर हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा 1/9। और जब इनको ऐड करोगे तो 0 तो आने की संभावना है ही नहीं ना। तो कहने का मतलब ये हमारा हो चुका है, ये कंडीशन ये है हमारी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। इस कंडीशन में कभी कभार क्या होगा कि यहाँ पर दो समीकरण दे दिए जाएंगे। वो दो समीकरण हमारे इस प्रकार, जब भी दो समीकरण तुम्हें मानने हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण दो मानने हो, तो हमारा ये हो जाएगा, पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये मानना पड़ेगा। दूसरा आपको मानना पड़ेगा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। जब भी अगर तुम्हें कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर आपको मानने हैं तो आप ये मानेंगे, क्या मानेंगे, a1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0। कंडीशन इसमें यह है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। बात वही है, लिखने का तरीका केवल अलग लिख दिया है वही। वहाँ पर क्या कर रहे थे हम, एक समीकरण मान रहे थे और यहाँ कितने मान रहे हैं हम, दो जब हम मान रहे हैं तो a1 b1 c1 मान लिया, a2 b2 c2। दूसरी चीज़ समझो, अगर कभी भी अगर हम बात करेंगे, ये हमारा एक बोर्ड, हमारा एक तल है ना, इसको बोलेंगे प्लेन। क्या बोलेंगे, प्लेन। तो अगर बात करेंगे, अगर हमारे दो समीकरण होंगे हमारे, वो दो समीकरण हमारे किसी तल में कितने तरीक़ों से हो सकते हैं, है ना। दो समीकरण, दो रैखिक समीकरण
तल में, है ना, कितने तरीकों से हो सकते हैं। देखो कंडीशन ये है, पहली बात तो क्या है, मान लो ये कोई रेखा के समीकरण ही है हमारे पास। रेखा के समीकरण कहाँ से जाते हैं वो हमने पहले तुम्हें बता चुके हैं कहाँ से जाते हैं, और नहीं पता है तो उसको अभी हम सिखा रहे हैं दोबारा फिर से। देखो ध्यान से समझो, पहली कंडीशन ये होगी, अगर मान लो हमारे पास दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं का नाम हमने दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने L और इसका नाम दे दिया मैंने M। पहली कंडीशन ये हो गई, ये दोनों रेखाएं क्या हो सकता है, या तो दोनों आपस में काटेंगी, या तो दोनों आपस में क्या करेंगी, काटेंगी एक दूसरे को। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, या तो ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से हैं, मान लो ये इसका नाम दे दिया L और M। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये दोनों रेखाएं एक ही पर हों, दोनों, ये वाली भी हो इसी पर और ये वाली भी इसी पर हो। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, ये दोनों आपस में कैसी हों, समांतर। ठीक है, ये क्या हो गई, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं। जब ये कंडीशन हो जाए तो ये कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद का मतलब हो जाता है काटना, है ना। तो ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, O पर, तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे, समपाती रेखा। जब दोनों रेखाएं कैसी हों, एक दूसरे पर हो, है ना। और तीसरी कौन सी, ये कौन सी हो गई, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। इसको नाम दे दिया LM, और LM इसी में है, ये दोनों। तो ये तीन कंडीशन हमारी हो जाती हैं। दो रैखिक समीकरण अगर हमारे हों तो उनके लिए वो रेखा हमारी तीन कंडीशन में हो सकती हैं। एक कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। एक कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों रेखाएं समपाती होंगी। एक कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अब बात इसकी ये है कि हम पहचाने कैसे हैं कि ये रेखाएं आपस में समांतर हैं, कब प्रतिच्छेद हैं और कब हमारी संख्याएं कैसी हैं, समांतर हैं। इसकी जानकारी हम आगे देखें, पहले ये नोट करो फटाफट। चलो देखो, अगर हमारा कोई समीकरण दिया गया है, मान लो x + y = 8, ठीक। सबको पता है ये कितने चर वाला कौन सा समीकरण है, बताएंगे ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण, है ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण। कैसे, क्योंकि दो चर दे दिए गए और चर की अधिकतम घात कितनी हमें दिख गई, 1। जब चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसको बोलेंगे रैखिक समीकरण, न कि एक घातीय समीकरण। एक बार किसी ने बताया था, हमने पूछा था, हाँ किसी से पूछा था कैसा समीकरण, वो कह रहा है एक घातीय समीकरण। जबकि कई बार बता चुके हैं, जिसकी चर की अधिकतम घात अगर 1 है तो रैखिक समीकरण बोलेंगे, उसको एक घातीय नहीं बोलेंगे। लेकिन कैसे पता है, देखो अगर हम तुमसे कहें इस समीकरण के कितने हल होंगे, इसके कितने हल होंगे, इसके हल होंगे अनंत। कि तो ये कौन सी बात रही, हम तो नहीं मान रहे अनंत। देखो तुम्हें दिखा दें, x की वैल्यू आप 6 मान लो, y की वैल्यू आप 2 मान लो, x की वैल्यू आप 2 मान लो, y की वैल्यू आप 6 मान लो, x की वैल्यू आप 4 मान लो, y की वैल्यू आप 4 मान लो, x की वैल्यू आप 3 मान लो, y की वैल्यू आप 5 मान लो, x की वैल्यू आप 5 मान लो, y की वैल्यू आप 3 मान लो। समझ रहे हो, x की वैल्यू आप 1 मान लो, इसकी वैल्यू आप 7 मान लो, इसकी वैल्यू आप 7 मान लो, इसकी वैल्यू आप 1 मान लो। और क्या बनेगा, बनाओ फटाफट, बन गए सारे। और कुछ बनेगा, x की वैल्यू आप 9 मान लो, इसकी वैल्यू 1 मान लो, इसकी वैल्यू आप 10 मान लो, इसकी वैल्यू आप -2 मान लो, इसकी वैल्यू आप -1 मान लो, इसकी वैल्यू आप 9 मान लो, इसकी वैल्यू आप -2 मान लो, इसकी वैल्यू आप 10 मान लो। मानते रहो, ऐसे ही पक जाओगे। तो अगर हम बात करेंगे, अगर कभी भी रैखिक समीकरण दिया गया, हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया,
एक समीकरण अगर दे दिया गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो इसके कितने हल होंगे? कितने हल होंगे? अनंत। लेकिन अगर हमने यहीं पर ये दे दिया, मान लो x + y = 8, और यहीं मैंने लिख दिया 2x + y = 4, मान लो ये दे दिया मैंने, है ना? तो इसके कितने हल होंगे? इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? एक। कैसे? देखो, इनको अभी आप हल करना सीखोगे आगे चल के। रैखिक समीकरण को, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की हमारे पास 3 विधि होती हैं, है ना? समीकरण को, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? पहली विधि होती है हमारी प्रतिस्थापन, दूसरी विधि होती है हमारी विलोपन, और तीसरी विधि हमारी होती है वज्र गुणनखंड। वज्र गुणनखंड विधि। तीनों विधियां हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है? आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे, समीकरण को ग्राफ द्वारा कैसे हल करते हैं वो हम सिखाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा। ग्राफ मिलेगा तुम्हें पेपर, उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। लेकिन अभी जब हम पढ़ाएंगे तब तुम्हें इस कॉपी में ही ग्राफ बना लेना है अपनी तरफ से, है ना? लेकिन जब वहाँ पर पेपर में ग्राफ तुम्हें दिया जाएगा, उस पर वो क्वेश्चन तुमको करना होगा। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो इसको हल कैसे करेंगे? माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x में से 2x जाएगा तो -x, और ये हो जाएगा 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -4। ये जो x की वैल्यू आ गई है, तो इस x की वैल्यू किसी समीकरण में रख दो, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, इससे एतराज़ नहीं है। तो x की वैल्यू इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा -4 और प्लस y बराबर हो जाएगा 8, ये उधर जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 8 + 4, यानी कि y बराबर 12। तो इसके अलावा x और y की वैल्यू अब नहीं हो सकती है। x और y की वैल्यू क्या समझे हो? इसके अलावा अब नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, अगर हम बात करेंगे, कभी कभार इसमें ये भी पूछा जाता है तो कितनी वैल्यू हो जाती हैं। ध्यान रखना, अगर 2 समीकरण हैं और 2 वेरिएबल हैं, 2 समीकरण हैं और 2 वेरिएबल हैं, तो उसके मान भी 2 ही होंगे। एक हमारा x का मान होगा और एक हमारा क्या होगा? y का। ठीक है, नोट करो फटाफट इतना। चलो देखो इधर, अगर कोई हमारा समीकरण है ना, अगर कोई वो समीकरण है, उसको हम ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं, है ना? समीकरण को हमें पता करना है वो ग्राफ में कहाँ से गया है ना? समीकरण को ग्राफ में कैसे दिखाएं? हमें ये पता करना है कि समीकरण जो है, जो भी समीकरण है, वो ग्राफ में कहाँ से गुजरता है, कहाँ से निकलता है। जैसे हमारा एक समीकरण दे दिया गया है, वो हमारा समीकरण है x + y बराबर, मान लो यही 8 ही है जो हमने पहले लिया था, ठीक है? यहाँ क्या करना है आपको? y बराबर लिख देना है 8 - x, ठीक है? इसके बाद क्या करना है? y बराबर 8 - x के लिए एक बनानी है सारणी। क्या बनानी है? सारणी।
है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये यहाँ पर लिख लो x की वैल्यू, और यहाँ पर y बराबर हमारा क्या लिखा है 8 माइनस एक्स। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, x बराबर 0 रखने पर, क्या करने पर, x बराबर जब आप 0 रखोगे तो यहाँ से रखोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण हमारा क्या था, y बराबर 8 माइनस एक्स, और x की वैल्यू आप क्या रख रहे हैं 0, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 0, तो y बराबर क्या हो गया 8। कहने का मतलब है आपने x 0 रखा तो y क्या मिला 8। ठीक है, या इसको लिख लो केस नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या है, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में क्या करेगा कि y बराबर आप रख के देखो 0, y बराबर क्या रखो 0। जब आप y बराबर 0 रखोगे तो समीकरण हमारा क्या लिखा है, y बराबर 8 माइनस एक्स। y की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। इस x को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो y जब आपने 0 रखा तो x कितना हो जाएगा 8। केस नंबर थर्ड, कम से कम 3 पॉइंट निकालने हैं आपको। ठीक है, कम से कम कितने, 3। ध्यान रखना वैल्यू वो रखनी है तुम्हें जिससे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, है ना, जिससे तुम्हें क्या हो, आसान चीज़ें हो जाएं। कहने का मतलब काटा पीटी ज़्यादा ना करने, पॉइंटों में वैल्यू ना आए। तो इसके लिए क्या करो आप, क्या नाम, एक्स की वैल्यू रख लो या तो y की रख लो। मान लो एक्स की रख लो, एक्स बराबर हम रख लें, क्या रख लें, एक्स बराबर 2 रखने पर, अगर आप एक्स बराबर क्या रखोगे 2, तो ये हो जाएगा y बराबर 8 माइनस एक्स, ये तो समीकरण ही था। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 8 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 6। समझ गए बात को, यानी कि जब आपने x हमारा क्या रखा 2, तो हमारा y कितना मिल गया 6। ठीक है, सारी बन गई अब हमारे। अब हमें दिखाना है ग्राफ में, किस में दिखाना है, ग्राफ में। इसमें देखना है तुम्हें हाईएस्ट पॉइंट कितना दिया गया, हाईएस्ट दिया गया 8। तो आप क्या करो, 2-2 का इंटरवल ले लो, 2-2 का इंटरवल ले लो। यहाँ 2, यहाँ ले लो 4, और यहाँ अच्छा 8 है ना, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ 6 ले लो, और यहाँ 8 ले लो। ठीक है, यहाँ अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, है ना। इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। हिंदी में बोलेंगे क्या, अच्छा ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाता है, ये होता है हमारा मूल बिंदु। अगर मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बाई एच की वैल्यू धनात्मक जाएगी, मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाएंगे तो बाई एच की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक जाती जाएगी। समझ में आ गई इतनी बात। ये हो जाएगा कितना हमारा -2, -4, या यहाँ लिख लो -4 और -6 और -8। ये हो जाएगा -2, -4, -6 और -8। समझ में आ गई बात इतनी। ये हो जाएगा कितना 6। सबसे पहला पॉइंट देखो, एक्स अक्ष पे तुम्हें कहाँ जाना है, ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव वैल्यू है। कैसी है, एक्स एक्सिस की कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव, जब आप इधर जाएंगे। और आप जब आप इधर जाओगे तो एक्स एक्सिस की कैसी वैल्यू है,
एक एक चीज़ समझते जाना। इधर जाएंगे तो इधर बाई एक्सिस की वैल्यू कैसी है, इधर जाएंगे तो बाई एक्सिस की वैल्यू हमारे पास है कितनी, पॉजिटिव। और जब इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, बाई एक्सिस की वैल्यू किधर है, निगेटिव। बाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो कैसी है, निगेटिव। दोबारा डाउट कभी होना नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ देखेंगे एक्स अक्ष पे 0, यानी कि एक्स अक्ष पे कहीं नहीं जाना है। एक्स अक्ष पे मूल बिंदु, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये मूल बिंदु होता है जिसको बोलते हैं 0,0। ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि हम ना तो एक्स अक्ष पे कहीं जाएंगे ना तो वाई अक्ष पे कहीं जाएंगे। तो ये पॉइंट हो गया 0,0। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पे 0, एक्स अक्ष पे कहीं नहीं जाना, लेकिन वाई अक्ष पे तुम्हें जाना है कहाँ पर, 8 पे। तो आप क्या करो, एक्स अक्ष पे कहीं नहीं जाना है, इसके सीधे खपड़िया चलते जाओ ये पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा मिल गया, क्या मिल गया, 0,8। पहले लिखा जाता है एक्स अक्ष का, फिर लिखा जाता है वाई अक्ष का। भले ही वो पॉइंट एक्स अक्ष पर हो या वाई अक्ष पर हो, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। फिर देखना है एक्स अक्ष पे कहाँ जाना है, 8। एक्स अक्ष पे 8 कहाँ है ये, और वाई अक्ष पे कहाँ जाना है, कहीं नहीं, 0। वाई अक्ष पे कहीं नहीं जाना, तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमारा क्या, 8,0। दूसरा कह रहा है एक्स अक्ष पे कहाँ जाना है, 2। एक्स अक्ष पे मैंने गए 2। अब वाई अक्ष पे कहाँ जाना है, 6। वाई अक्ष पे 6 ये। अब हम इसमें कौन सा पॉइंट माने, तो कुछ नहीं पॉइंट मानना है। जब आप एक्स अक्ष पे गए, यहाँ पर गए, तो अब आप क्या करो, इसको ऊपर बढ़ाते जाओ, वाई अक्ष को इसको इधर बढ़ाते जाओ। जहाँ पर ये दोनों मिल जाए ना, यही इसका पॉइंट हो जाएगा 2,6। अब तुम देखोगे तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये एक लाइन में हो गए। तो अगर हम बात करेंगे तो ये इस रेखा का समीकरण, इस रेखा जो रेखा है वो इस ग्राफ में यहाँ से गुजरती हुई जा रही है। इस रेखा का नाम क्या है, x + y बराबर में 8। अगर कभी भी हम पूछें कि ये रेखा ग्राफ में कहाँ से जा रही है, ये आप प्रूव कर लोगे कि कहाँ से जा रही है ना। नोट करो फटाफट। आज की सेवा यहीं तक, कल पढ़ेंगे बाकी।